चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज से इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या है करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, या हम हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कहते हैं विद्युत धारा। और चले जाने पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो नाम से बाबू, विद्युत 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 किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक को कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शब्द बना है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? एक आवेश है। और आ जाइए, तो यहाँ से इतना समझ में आया कि विद्युत मतलब आवेश। ठीक है, और धारा, धारा मतलब होता है फ्लो। धारा मतलब क्या हो गया? फ्लो करना, धारा प्रवाहित होना। ठीक है, प्रवाहित होना, यानी हम समझ गए कि विद्युत धारा मतलब क्या होना? आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाएगा। सिंपल भाषा में हम लोग जान गए कि आवेश का प्रवाहित होना मतलब जब आवेश फ्लो करेगी, आवेश प्रवाहित होगी। ठीक है, किस कहाँ प्रवाहित होगी? तो किसी चालक, किसी कंडक्टर से। ठीक है, जब हम आवेश को फ्लो कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। देखो बाबू, किसी का भी फ्लो एक करंट है। जैसे पानी फ्लो करता है, तो पानी जब फ्लो करता है तो हम कहते हैं वो जल की धारा है। ठीक है, करंट ऑफ वाटर कहते हैं उसको। हवा फ्लो करता है तो करंट ऑफ एयर कहते हैं, हवा का धारा। ठीक है, इसी तरह से आवेश फ्लो कर रहा है तो आवेश को विद्युत कहते हैं, तो ये हो गया विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? तो जिसमें आवेश फ्लो करे, विद्युत धारा मतलब हुआ आवेश का प्रवाहित होना। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कौन सा ब्रांच होता है। तो वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज क्या होगा? फ्लो करता रहेगा। मतलब जब चार्ज फ्लो होता रहे और उसका स्टडी हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे, वो ब्रांच आपका कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम डिफाइन कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। डिफाइन कर लेते हैं जरा सा, कौन सा ब्रांच है ये। तो कर सकते हैं क्या है ये कैसा ब्रांच है? तो भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। यानी विद्युत धारा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो आवेश के बारे में जो आवेश क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो जहां भी क्वेश्चन में कह देगा चार्ज फ्लो, समझ जाएंगे वो ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, ये सब तो सब लोग को पता है। आगे हम जाने डिफाइन करें कि क्या है करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? विद्युत धारा। देखो नाम है, फिर से विद्युत मतलब क्या हो गया? आवेश, और धारा मतलब प्रवाहित होना। तो किसी चालक से प्रति सेकंड जो धारा प्रवाहित होती है, जो आवेश प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक से, आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन किसमें फ्लो होता है? तो कंडक्टिंग मटेरियल में होता है, चालक पदार्थ में होते हैं। आप जानते हो कि धारा के तो हिसाब से हम पदार्थ को 3 पार्ट में बांट लेते हैं, एक चालक, एक अर्धचालक और एक कुचालक। तो चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से फ्लो करती है। कुचालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक कहते हैं जिसके चालकता का गुण, मतलब जिसमें करंट फ्लो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब जिसके चालकता का गुण चालक और कुचालक के बीच में रहता है, वो क्या कहलाता है?
अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किस में करता है? कंडक्टर में करता है, सेमीकंडक्टर में भी है, लेकिन सेमीकंडक्टर में फ्लो कर सकता भी है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए हम जनरली जब डिफाइन करते हैं तो वो हम किसके रूप में डिफाइन करेंगे? चालक में करेंगे। ठीक है, तो किसी चालक के अंदर प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, या सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि आवेश का प्रवाह होना किसी चालक से क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो जब आवेश प्रवाहित हो रही है तो उसमें टाइम भी तो लग रहा है। ठीक है, तो टाइम जिसके साथ हो तो उसको कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर, बटा में टाइम हो तो उसको दर कहा जाता है। तो हम सिंपल डिफाइन करते हैं करंट क्या है, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होगा और जितने टाइम तक प्रवाहित होगा उतने ही टाइम तक तो विद्युत धारा। अरे सिंपल विद्युत धारा समझना तो आप समझ सकते हो कि नल को चला लो, नल चलाते हैं तो उससे कौन फ्लो होता है? पानी फ्लो करता है, तो पानी की धारा। नल को बंद कर दो तो क्या फ्लो करेगा? नहीं। तो जितने टाइम तक नल ऑन है उतने टाइम तक पानी की धारा फ्लो कर रही है, तो वो कहलाएगा वाटर करंट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो उस नल से चार्ज फ्लो कर रहा है और जितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है वो उसका करंट होगा। अगर हम बंद कर देंगे, चार्ज फ्लो होना बंद कर देंगे तो करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये। तो क्या कहेंगे? करंट क्या है? आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो जरा लिख लीजिए इसको, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आई बराबर, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो और स्मॉल आई से भी। तो आई बराबर क्या हो गया? Q बटा T। चूंकि विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे को कहते हैं दिष्ट धारा। इसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं और इसको एसी बोलते हैं। तो चूंकि धारा है इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो दो तरह का धारा है, इसका मतलब है कोई एक धारा अलग होगी और कोई एक धारा अलग होगी। अब दिष्ट धारा किसे कहते हैं और कौन सी धारा दिष्ट धारा कहलाती है? ये तो हमको पता चल गया कि धारा मतलब आवेश का प्रवाह होना। ठीक है, आवेश बह रही है, तो क्यों दो टाइप का हो गया, यानी आवेश का फ्लो अलग अलग टाइप का होगा। अब किसमें हम कब कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसका वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पर 5 एम्पीयर है तो ये आप टाइम जितना भी बढ़ा दो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। मतलब वैसी धारा जिसका मान और डायरेक्शन नहीं बदलता है टाइम के साथ, बह तो रही है लेकिन एक समान रूप से बह रही है, तो वो क्या कहलाएगा? दिष्ट धारा। मतलब नल हम चला देंगे और एक कांस्टेंट फ्लो रहेगी उसको, उसमें हम कोई चेंज कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे धारा फ्लो होगी? उससे दिष्ट धारा। ठीक है, तो दिष्ट धारा वो धारा हो गई जिसमें मान और दिशा चेंज नहीं होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा होती है वो धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ दोनों क्या होता है? बदलता रहता है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये टाइम है और इस टाइम इधर हम इस वाई एक्सिस पे करंट को दिखाए हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ है करंट का वैल्यू, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, हर टाइम पर क्या हो रहा है? मान भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये कैसी धारा हो गई? प्रवर्ती धारा हो गई। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो दोनों के लिए जो करंट का इक्वेशन होगा वो कैसे लिखाएगा? तो आई है, ये अगर हम एसी के लिए लिखें तो आई बराबर हम लिखें, आई तो क्या है? आवेश के प्रवाह की दर है, लेकिन आवेश प्रवाहित तो हो रहा है, आप समझ रहे हो ना?
आवेश जो है वो प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन कैसे प्रवाहित हो रहा है, जिसका मान लगातार 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 क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी आवेश का प्रवाह की दर एक समान नहीं है, क्या हो रही है, बदल रही है। जब बदलती है तो उसके आगे क्या लगाते हैं बाबू, डी लगाते हैं। तो आई बराबर हम लिख दिए dq बटा dt। dq बटा dt क्या बताया कि समय के बदलने के साथ, डी मतलब चेंज, परिवर्तन दर्शाते हैं dq, ठीक है। यहाँ dt लिख दिए मतलब टाइम में परिवर्तन, यहाँ dq लिख दिए मतलब आवेश में परिवर्तन। यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ अगर आवेश में भी परिवर्तन हो, आवेश के प्रवाह में परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाएगा, एसी करंट कहलाएगा। अभी तो आप देखें ना कि एसी, ये इधर टाइम है, इधर करंट है, तो करंट का वैल्यू देखो तो टाइम के चेंज होने के साथ, यहाँ देखो टाइम 1 2 3 4 5 6, देखो तो हर टाइम पर क्या हो रहा है, इसका वैल्यू बदलता जा रहा है। इसलिए इसमें आवेश का प्रवाह एक समान नहीं है, तो ये धारा कैसी कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। तो चूंकि एक समान धारा नहीं है, इसलिए इसके आगे में हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, जो डी दर्शाएगा कि आवेश का प्रवाह की दर क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो एसी के लिए जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, dq बटा dt। लेकिन जब हम डीसी के लिए लिखेंगे यही चीज, तो डीसी में क्या था, मान नियत था, मतलब प्रवाह की दर नियत है, तो वहाँ डी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बदलेगा नहीं, तो आई डीसी हो जाएगा q बटा टी। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। अब आगे देखें, करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। ऐसे जनरली हम देखें कि देख लेते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर मीटर। देख लो आई बराबर क्या है बाबू, q बटा टी। तो q का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और मीटर ये टाइम है, सेकंड कर दीजिए इसको, कूलम सेकंड, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट कूलम और बटा है, तो चार्ज का यूनिट कूलम, बटा है तो बटा, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कूलम सेकंड, इसी को कहा जाता है एम्पियर। तो आपको कोई भी पूछे 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम पर सेकंड होता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, अगर किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ लीजिए, बस सिंपल डिफिनेशन। 1 एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या, एम्पियर किसको बोलते हैं, कूलम सेकंड। तो 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम सेकंड। तो आपको कहेगा 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, यही से कह दोगे, जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम धारा प्रवाहित होती हो, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या कहेंगे, जब किसी चालक से होकर प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश क्या हो, प्रवाहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर क्या है, क्योंकि जब किसी चालक से होकर प्रति सेकंड या 1 सेकंड में जो भी लिखे, प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश, 1 कूलम के बराबर आवेश प्रवाहित होती हो, तो उसे
1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर कब होगा? तो जब किसी चालक से हर 1 सेकेंड में कितना चार्ज? 1 कूलाम के बराबर चार्ज, 1 कूलाम के बराबर आवेश क्या होता हो? प्रवाहित होता हो। तो वो क्या कहलाएगा? आपका 1 एम्पियर के बराबर का करंट कहलाएगा। 1 एम्पियर के बराबर का करंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन अब ये राइज हुआ कि 1 एम्पियर बराबर 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश। नहीं, फिर से कर रहे हैं। 1 एम्पियर मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितना आवेश? 1 कूलाम के बराबर आवेश प्रवाहित हो। तो क्वेश्चन ये हुआ कि 1 कूलाम आवेश कितना होता है? तो आप लोग सब जानते हो कि 1 कूलाम आवेश का यूनिट होता है Q बराबर Ne। और 1 कूलाम आवेश, Q का मतलब कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश। इतना ही तो फ्लो कराना है हमको, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश कब फ्लो होगा? जब कितना इलेक्ट्रॉन इस चालक से फ्लो करेगा, ठीक है। फिर से हम कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो कि करंट कितना चाहिए आपको? 1 एम्पियर। तो हम कह दिए कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराओ। तो आप कहोगे 1 कूलाम आवेश कितना होता है? हम कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? तो 1 कूलाम बोलेंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश कब होता है? जब कितना इलेक्ट्रॉन से निकलेगा कंडक्टर से या इंटर करेगा, ठीक है। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, ठीक है। तो हम N निकाल लेते हैं। तो N बराबर हो जाएगा Q बटा I। और Q कितना रखना है आपको? 1 कूलाम। I का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 I इंटू 10 टू द पावर 18। ये ध्यान रखना है आप लोग को, ये ऑब्जेक्टिव में देता है आप लोग को, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 कूलाम आवेश कितना के बराबर होता है। तो 1 कूलाम आवेश जब कब उत्पन्न होगा किसी भी चालक में, या 1 कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जब चालक से? तो वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब ये तो हो गया कि जब इस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो 1 कूलाम चार्ज प्रवाहित होगा। और 1 सेकेंड में 1 कूलाम फ्लो होगा तो 1 एम्पियर कहलाएगा। यानी हम 1 एम्पियर बराबर कर सकते हैं कितना? 6.25 गुना 10 को पावर 18। अरे I बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q बटा T। I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q बटा T। I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q बटा T। Q का वैल्यू रख दो। Q कितना आ गया? Q कितना है? 1 कूलाम, जो कितना के बराबर है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और बटा T, T कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर बराबर भी होगा 6.25 गुना 10 को पावर 18, ठीक है। तो जब किसी चालक तार से 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर। तो 1 कूलाम बोले या 1 एम्पियर बोले, दोनों का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको जरा बना लेते हैं, एकदम ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 एम्पियर या 1 कूलाम, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 कूलाम की धारा अब बराबर हो गया कितना? 6.25 गुना 10 टू द पावर 18। यानी 1 कूलाम बराबर भी होता है उतना ही 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यहाँ से सेकेंड को इधर कर दो ना, आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो दोनों का वैल्यू सेम रह गया, ठीक है। अब आ जाइए, करंट जान गए, करंट का यूनिट जान गए और 1 एम्पियर बराबर कितना होगा ये जान गए। अब करंट को बाबू विद्युत धारा के बीमा को दर्शाते हैं। बाबू ध्यान देना, विद्युत धारा के बीमा को A से, या कहीं कहीं बुक में देखोगे तो I से ही
दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो ए या आई से दर्शाया जाता है। ये कैसा यूनिट होता है? तो विद्युत धारा, क्योंकि आवेश से, देखो बाबू धारा में मान भी है और डायरेक्शन भी है। करंट के लिए तार आप जिसमें करंट फ्लो कराना चाहते हो वो तार लेते हो, वो तार को हम चालक बोलते हैं। तो उसी चालक से होकर धारा बहती है, तो उसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन भी है, करंट का वैल्यू भी है, मान भी है। लेकिन फिर भी यह कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि एक सदिश का पूरा डेफिनेशन होता है वैसी राशि जिसमें मान भी हो, दिशा भी हो और साथ साथ सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करता हो। और विद्युत धारा में मान भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश के योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करने के कारण ये कैसी राशि कहलाती है? अदिश राशि। तो विद्युत धारा कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि, एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जिसमें मान है, दिशा है, लेकिन सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करने के कारण इसे कैसी राशि कही गई है? अदिश राशि कही गई है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जानते हैं धारा घनत्व। धारा बढ़ती है तो उसका डेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है, नहीं? तो चलते हैं अब हम लोग धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स में। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको कहते हैं धारा घनत्व। क्या है धारा घनत्व? देखो बाबू, और आपसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन रहता है कि अगर हम किसी तार के नुकीले किनारे पर रखते हैं तो हम वहाँ पे झटका ज़्यादा महसूस होता है किसकी तुलना में? उसके सतह की तुलना में। कभी भी कोई तार को काटो और देखते हो चेक करना रहता है तो हम जीभ किनारे पे ले जाते हैं, तो वहाँ हमें झटका दिखाई मतलब महसूस होता है ज़्यादा किसकी तुलना में? सरफेस की तुलना में। ऐसा क्यों पूछते हैं? तो वो उसका रीजन हो गया धारा घनत्व। चूँकि ये सतह पर करंट को फैलने के लिए ज़्यादा एरिया है और ज़्यादा एरिया है तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब मान लो ये पूरे पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे पे 4 है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और आप रख रहे हो तो आपको किसी एक का फोर्स लग रहा नहीं, तो वहाँ फोर्स आपको कम महसूस होगा। लेकिन जब ये चारों इस किनारे पे आ जाएगा तो यहाँ एरिया कम है तो चारों एकदम एक जगह रहेगा, और जब एक जगह चारों रहेगा और आप वहाँ उंगली डालोगे तो चारों और चार्ज का फोर्स आप पे लगेगा, इसके कारण वहाँ पे हमें ज़्यादा झटका लगता है। यानी धारा घनत्व का मान बढ़ता है किसके कम होने से? एरिया के कम होने से। सिंपल आप जानते हो कि अगर कहीं भी मान लो कि कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम का कैपेसिटी है 100 बच्चों का और उसमें आप बैठा दो 500 बच्चों का, तो डेंसिटी क्या दिखेगा? वहाँ घना ज़्यादा दिखेगा। क्यों हो गया? क्योंकि एरिया की तुलना में इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हम बच्चों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई? तो कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, और वहाँ पर आप अगर पूछते हो या कुछ करते हो, मान लो कि कहेंगे निकल जाओ तुरंत से, कि सब बच्चे को हम कोई कुछ हुआ ऐसा घटना और कहा गया कि निकल जाइए तुरंत से, तो वहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी अधिक होने के कारण अगर आप मान लो कि निकलने का गेट जो है उसका एरिया कम कर दो तो क्या होगा? वहाँ पे फ्लो आपको ज़्यादा दिखेगा। आप देख सकते हो पाइप में पानी फ्लो करता है, और जब आप पाइप के एरिया को कम करते हो, मैंने उसको जब दबाते हो आप तो उसका फ्लो बढ़ जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है ना। तो कैसे इंक्रीज कर रहा है? जब हम उसके एरिया को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ठीक है। तो धारा घनत्व का वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं एरिया को कम करके, यानी धारा घनत्व जो है, धारा के फ्लो होने का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होता है किसको कम करने से? एरिया को कम करने से, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं, और जे धारा है माने करंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? एरिया पर। तो करंट बटा एरिया को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है।
यानी अगर हम किसी चालक का, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है कि किसी काट, मतलब आपका ये पूरा तार है, अगर हम इसका इस एरिया को देख रहे हैं तो ये किसका एक क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है इसको, ठीक है। मतलब कोई एक भाग का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं। तो अगर हम उसके एरिया को डिक्रीज करेंगे तो करंट डेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए तो नुकीले किनारे पे ज्यादा झटका महसूस होता है, किसकी तुलना में, सरफेस की तुलना में। आप देखते हो, आपको बोला जाता है, मान लो कि नदी वगैरह में बहुत फ्लो है और आपको नदी पार करना है, तो आप क्या चॉइस करते हो कि हम किनारे किनारे जाएं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि किनारे से चलना, बीच से मत जाना, ठीक है। क्यों किनारे से चलना? क्योंकि किनारे पे धारा का घनत्व, धारा फ्लो जो हो रहा है उसका डेंसिटी जो है, उसका घनत्व जो है वो कम है, कम फोर्स लगाएगा और आप आसानी से चल पाओगे। अगर आप वही बीच में चले गए तो हो सकता है कि आपको वो लेके पहुंच जाए, ठीक है, या इतना फ्लो हो जाए कि आप डूब जाए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर धारा का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो धारा का घनत्व इंक्रीज करता है जब हम एरिया को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। आप बीच में गए तो वहां पे ज्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका इलेक्ट्रॉन, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा मिल गया, क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कम एरिया में, और इसके कारण वो आपको क्या कर रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है। बिल्कुल पाइप को दबा देते हो, देखते हो पानी का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, किसके कारण, तो एरिया के कम होने के कारण। बिल्कुल नुकीले किनारे पर जब आप किसी वायर के नुकीले किनारे पे छूते हो तो आपको झटका ज़्यादा लगता है सरफेस की तुलना में। क्यों? क्योंकि नुकीले किनारे पर एरिया कम है और इसमें 10 वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा अगर, तो ये इतना ही में एडजस्ट कर जाएगा, इतना ही में रहना है उसको। लेकिन अगर सरफेस पे तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे सरफेस पे फैल के रहेगा तो आपको फोर्स कम लगेगा, क्योंकि कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो सारा फोर्स नहीं लगा पाएगा, इस कारण वहाँ फोर्स कम लगता है, करंट का वैल्यू, करंट डेंसिटी कम होता है। तो करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट ही है एक तरह का। करंट डेंसिटी करंट है, नाम से है करंट डेंसिटी, माने करंट का, करंट डेंसिटी मतलब किस पे डिपेंड कर जाएगा, एरिया पर। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, एरिया इंक्रीज करेंगे डेंसिटी कम रहेगा, एरिया डिक्रीज होगा डेंसिटी ज्यादा होगा, या करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, करंट का वैल्यू घटाएंगे करंट डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। करंट डेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, J बराबर, करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है, और बराबर I बटा A। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी चालक के, बटा है तो बटा को प्रति एकांक करते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है, जिसका वैल्यू एरिया बढ़ने से घटता है और एरिया घटने से बढ़ता है। कम एरिया तो ज्यादा घनत्व, सिंपल याद रखिएगा कि हम पाइप को दबाते हैं, एरिया कम जितना करते हैं फ्लो उसका उतना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा एरिया कम होने से, और करंट का वैल्यू घट जाता है एरिया कम होने से, ठीक है। करंट डेंसिटी का वैल्यू उसी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जरा क्या लिखेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो धारा घनत्व जिसको J से डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो गया, I बटा A, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े। तो धारा घनत्व क्या हो गया, जो भी डिफिनेशन में बटा है बाबू, तो ये ध्यान रखना, उसको बटा से डिफाइन करते हैं, शुरू करते हैं डिफिनेशन करना।
ठीक है, यहाँ भी बटा, और बटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति एकांक। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। अब इसका यूनिट लिख लें, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक, करंट का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और पर एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ध्यान रखना, करंट स्केलर होता है, लेकिन करंट डेंसिटी में डायरेक्शन और एरिया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और वेक्टर एडिशन का पालन भी करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सदिश राशि ये होती है। धारा घनत्व का बीमा, धारा घनत्व का बीमा, तो J इक्वल टू चूंकि I/A है, और करंट को हम बता चुके A से या L से डिनोट किया जाता है, और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो L2 हो गया। बटा में करंट को डायमेंशन को नहीं रखते हैं, तो बटा से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो L इनवर्स 2 इंटू A। ठीक है, इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, तो डायमेंशन ये होता है। ठीक है, क्या होता है, L इनवर्स 2 इंटू A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब धारा घनत्व हम समझ गए, तो हम निकालेंगे कि किसी चालक से जब करंट फ्लो कराते हैं, करंट मतलब किसका फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का फ्लो होना। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट और करंट डेंसिटी में रिलेशन तो हम देख लिए, J इक्वल टू I बटा A होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसका वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, तो करंट उसके वेलोसिटी और उसके करंट डेंसिटी में क्या हम देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो पहले हम चले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट जिस वेलोसिटी से चलता है, जिस एवरेज वेलोसिटी से, उसको ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। ये भी आपके 2 नंबर में पूछते हैं बाबू। ठीक है, ड्रिफ्ट वेग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए क्या है, आप उनको वेग है, किसका वेग होना, इलेक्ट्रॉन का चलना। तो हम एक चालक लिए, देखो चालक मतलब सिंपल समझना, तार। ठीक है, जो वायर हम लोग लेते हैं वो ये एक कंडक्टर है। अब इसमें क्या है बाबू, कंडक्टर में जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम तार लाते हैं, ठीक है, कोई वायर ला दिए, ले आए, तो क्या उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे देख लो, जैसे मान लो ये वायर है, क्या हम ये वायर ले लिए हैं, तो ये क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। लेकिन इसमें ये कंडक्टर है, इसके अंदर तो वायर है। ठीक है, इसके अंदर तो वायर है, लेकिन उस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कब चलेगा। तो न्यूटन का नियम देखो, न्यूटन कहा है कि कोई भी बॉडी तब चलता है जब उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन को भी चलाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास है, और न्यूटन बताया कि कोई भी मास तब चलेगा जब उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को चलाना था तो इस पर भी फोर्स चाहिए, और जो बॉडी जिस नेचर का होता है उस पर उस टाइप का फोर्स लगाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक नेचर का है, इस पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है, विद्युत बल कहाँ लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र में लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र हम कहाँ से लाए, इस कंडक्टर पर हमको इसके कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को चलाना है, तो इस पर विद्युत बल लगाना पड़ेगा, और विद्युत बल के लिए इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा। तो इस तार को हम वही तो कहाँ ले जाते हैं, वो क्षेत्र में जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फील्ड बना रहे। जैसे बोर्ड होता है आपका, बोर्ड जहाँ पर हम तार को डालते हैं, क्यों उस बोर्ड में डालते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं।
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पे, इस तरह से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और फोर्स के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो एक इसमें वेलोसिटी उत्पन्न हुआ, जिस वेलोसिटी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए बाबू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक समान नहीं होगा। देखो बाबू, जैसे सिंपल आप देखोगे देवघर वगैरह में, अगर सावन वगैरह में जाओ और देखो तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है और उस लाइन में पुलिस जो होता है वो क्या करता है, लाइन का स्पीड बढ़ाने के लिए डंडा मारता है, और डंडा मारता है तो क्या होता है, जो आगे वाले होते हैं उसका स्पीड ज़्यादा होता है और जो बीच वाले होते हैं उससे कम होता है और जो पीछे होते हैं उसका और कम होता है। ठीक है, तो सारे का एक इक्वल वेलोसिटी नहीं होता। बिल्कुल वही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेंगे, बीच वाले पे कुछ कम और जो पीछे है उस पर और कम लगेगा। तो सबका वेलोसिटी सब में होगा लेकिन एक समान वेलोसिटी नहीं होगा। इसीलिए हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक समान वेग नहीं बोलते, औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, जब सबका वेलोसिटी अलग अलग हो तो उस समय हम टोटल शब्द के लिए क्या यूज करते हैं, औसत यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, औसत वेग है। ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त क्या है, औसत वेग है, जो किसके कारण प्राप्त हुआ, तो जब उस चालक को हम कहाँ ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एकदम ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई तार लाया उससे करंट फ्लो शुरू हो जाए। जब तक अगर उस चालक से, उस कंडक्टर से आपको करंट फ्लो कराना है तो उसको हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ले जाना पड़ता है, तो उस बोर्ड पर ले जाना पड़ता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट का हो, इलेक्ट्रॉन हो। जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जिस वेग से मूव करते हैं उस वेग को, उस औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। देखिए बाबू, इसके कारण इलेक्ट्रॉन चलने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रति सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन किसी चालक से फ्लो करता है वो करंट कहलाता है, तो इससे करंट फ्लो होने लगा। लेकिन इस करंट का डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। ध्यान रखना है आपको कि करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, मतलब नेगेटिव का अपोजिट होगा और पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। जिधर पॉजिटिव है उसके डायरेक्शन में करंट को लेना है और जहाँ नेगेटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को आपको ले लेना है। ठीक है, ध्यान देना है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल आप देख सकते हो, जब आप तार है तो तार को कहाँ ले गए, मान लो ये मेरा हाथ बोर्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आप इस तार के इलेक्ट्रॉन को चलाना चाहते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ ले गए, फील्ड में। तो देखो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, फील्ड की ओर जा रहा है, इसकी ओर जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो, हम इलेक्ट्रॉन को किधर की ओर ले जा रहे हैं, फील्ड की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे फील्ड की ओर इलेक्ट्रॉन को इस तार को ले गए तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फिर क्या किया, मूव किया। समझ रहे हो ना, इस डायरेक्शन में फिर क्या हुआ, मूव किया। क्लियर हो रहा है। तो देखो, तो हम तो ले गए इस डायरेक्शन में लेकिन फिर चलने किस लगा, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, अपोज किया, मतलब अपोजिट हो गया। इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इस डायग्राम को थोड़ा सुधार दें। ये चालक है आपका, ये इसमें इलेक्ट्रॉन थे और ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसके अपोजिट कौन चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है फील्ड की ओर और करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। तार को हम ले गए इस डायरेक्शन में, फिर करंट चलने लगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया अपोज किया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ उस वेग को ही हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेग बोलेंगे। तो डिफाइन करेंगे कैसे करोगे, ड्रिफ्ट वेग क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि जब किसी चालक को या ऐसे बोल सकते हो
किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह औसत वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चालक में क्या करता है, मूव करता है, वो उसका ड्रिफ्ट वेग कहलाता है। या और वो औसत वेग कैसे प्राप्त होता है, जब हम उस चालक को कहाँ लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो कहेंगे कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त औसत वेग को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल भाषा में कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा। क्षेत्र किसको दर्शाता है, बल को, और किसका क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत पे बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के गुण के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चालक को ले गए हम, चालक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। विद्युत क्षेत्र में जैसे ले गए, इलेक्ट्रॉन पे क्षेत्र किसको दर्शाता है, बल को। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, फिर से ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम ले गए तार को, चालक को। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगा, फोर्स लगा। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, जिसे हम करंट कहते हैं। तो ये करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है प्लस से निकलता है, माइनस में खत्म होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस, उसी के डायरेक्शन में करंट चलने लगा और जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोज कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम चले, हम लिख लें जरा सा। ड्रिफ्ट वेग को Vd से सूचित किया जाता है। ड्रिफ्ट वेग को क्या से सूचित किया जाता है, Vd से। तो हम जानते हैं बाबू, अगर ये कंडक्टर का लेंथ L है, ये मत समझना, ये हम बस डिनोशन के लिए दर्शाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये आपका तार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जो करंट चलेगा, इसी तार में ना चलेगा तो कितना दूर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा, कहाँ से कहाँ तक। तो करंट कहाँ होगा, हवा में बहने लगेगी नहीं, जितना लंबा आप तार लोगे उसी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो इलेक्ट्रॉन कितना में विस्थापित होगा, जितना चालक का लेंथ होगा। तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेग Vd बराबर लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक की लंबाई, अब बटा टाइम को हम टाउ से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, तो Vd बराबर हम लिख सकते हैं L बटा टाउ। तो ड्रिफ्ट वेग बराबर होता है L क्या है, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई, और T होता है उसका विराम समय, इसको कहते हैं। चलो खैर, तो Vd बराबर हो गया L बटा T। अब हम रिलेशन देख लें जरा सा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेग का यूनिट जो होगा, जो वेग का यूनिट होता है लंबाई का मीटर, टाइम का सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेग का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे, अब हम रिलेशन निकालेंगे। तो लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेग Vd, विद्युत धारा I तथा धारा घनत्व J में
संबंध। ड्रिफ्ट वेग भी विद्युत धारा I तथा धारा घनत्व में संबंध। हम रिलेशन निकाल रहे हैं विद्युत धारा करंट में, करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। देखिएगा जरा, बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना। क्योंकि वेग, ड्रिफ्ट वेग मतलब किसका वेग? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? कंडक्टर में। तो सबसे पहले हम क्या ले लें? एक कंडक्टर। बार बार बोल रहा है कंडक्टर मतलब क्या, आपको समझना है? वायर। ले लिए एक कंडक्टर, इसी कंडक्टर के अंदर कौन उपस्थित रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये दिखा देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को। चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेग कब प्राप्त करेंगे? तो हमें पता है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले चल जाओ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम चार्ज एक दूसरे का अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन चलेगा माइनस। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस किसकी ओर? प्लस की ओर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, करंट आ गया, तो हम निकालेंगे। जबकि मान लेते हैं कि इस चालक का लेंथ L और एरिया कितना है? A है। तो हम करंट और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालना है। तो देखिए पहले कुछ लिख लें, लिख लेते हैं। माना L लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का कोई चालक है या चालक तार है जिसके, मान लेते हैं कि इसमें कितना कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मान लेते हैं इसके यूनिट एरिया में, इकाई मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? n इलेक्ट्रॉन। तो लिख रहे हैं जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल हर 1 मीटर स्क्वायर में, जिसको हम कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, जिसका ड्रिफ्ट वेग जब चल रहा है तो उसमें वेलोसिटी है, वेग है, जिसका ड्रिफ्ट वेग क्या है? vd है। क्लियर? देखो बाबू, vd बराबर हम लोग पहले ही जान चुके क्या होता है? L/T होता है। ठीक है, करंट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q/T होता है। और Q बराबर क्या होता है? Ne/T होता है, जहाँ n होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू कंडक्टर, मतलब चालक से होकर जो कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसकी संख्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेग और हमको करंट में रिलेशन चाहिए, तो I बराबर है Q/T, यहाँ L/T। T तो है दोनों में, लेकिन यहाँ L है, यहाँ Ne है, यानी हम इस Ne को L के टर्म में लाएंगे तब तो वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं किसका वैल्यू? Q का, टोटल चार्ज का। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। E का मान तो हम जानते हैं, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकालते हैं, इसलिए चालक तार में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, जिसको n से दर्शाते हैं। जबकि हमको पता है, क्या पता है हम लोग को? इकाई क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में, चालक के 1 मीटर स्क्वायर में कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 2n इलेक्ट्रॉन। 3 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 3n इलेक्ट्रॉन। तो हम मान लें कि अगर कि इस पूरे चालक के कहाँ है, इस पूरे कंडक्टर के पूरे आयतन कितना है? इसका पूरा आयतन V है, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे पूरा आयतन में कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल की जगह आयतन लिख दीजिए यहाँ पे।
टोटल ले रहे हैं तो पूरे आयतन में कितना हो जाएगा? अगर n है 1 मीटर स्क्वायर में n, 2 मीटर स्क्वायर में 2n, 3 मीटर स्क्वायर में 3n, तो मीटर स्क्वायर की जगह मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में n, 2 मीटर क्यूब में 2n, 3 मीटर क्यूब में 3n, तो v मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 3 × n हो जाएगा, सॉरी v × n हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। हमको क्वेश्चन में मान लिया है कि इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? n इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है और टोटल आयतन इसका कितना है? v है। अगर इसका आयतन 2 मीटर क्यूब रहता तो कितना हो जाता? 2n हो जाता। 3 मीटर क्यूब रहता तो कितना हो जाता? 3n हो जाता। तो हम टोटल आयतन कितना मान लिए? v है, तो v × n हो जाएगा ना। 1 मीटर क्यूब में इसके इकाई आयतन में हम सिंपल कर दें कि एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए, एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 10 बेंच पे कितने हो जाएंगे? तो 10 गुना 5 कर दोगे। यहाँ वही चीज है, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है तो पूरा आयतन में कितना? तो पूरे आयतन से गुना कर देंगे, यानी n × v। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान गए कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n × कैपिटल N है n I × v। ठीक है, इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? n, तो पूरे आयतन से गुना कर दिए, n × v। और n बराबर n × आयतन को हम लिख सकते हैं एरिया × लेंथ। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई का एरिया कर दो × l, तो आयतन को हम लिख सकते हैं a × l, क्षेत्रफल गुना लंबाई। चलो, तो n निकल गया हमको। चलिए, n निकल गया तो हमको q निकल जाएगा। क्या चल दीजिए, तो इसीलिए कुल आवेश निकाल लीजिए चालक ऊपर का कुल आवेश। तो q बराबर क्या हो जाएगा? n × e। n का वैल्यू निकाले हुए रख देते हैं NaL × e। ये निकल गया 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। जब q निकल गया तो फॉर्मूला हम I का जानते हैं q/t, तो I बराबर चल दो, इसलिए विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया? q/t। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो I बराबर q/t और q बराबर क्या था? NE/t। और n बराबर हम लोग निकाल चुके, या q का वैल्यू निकाल चुके थे, कितना आएगा? NaLE/t। चूंकि ड्रिफ्ट बेग अब आ गया रिलेशन, देख लीजिए L/t आ गया, तो ड्रिफ्ट बेग बराबर होता है L/t। तो L/t की जगह पर vd पुट कर दो, तो I बराबर हो जाएगा Na L/t की जगह पर vdi × e। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया I बराबर Na/vde। तो I बराबर Na × vd, Na × vd, ये रिलेशन आया। या vd बराबर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? I बटा NaE। इसको इधर साइड कर देंगे तो vd बराबर ये भी बोल सकते हो, या I बराबर NaE × vd, रिलेशन आ गया। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। I बराबर होता है q/t और vd बराबर होता है L/t। इन दोनों में हमको रिलेशन निकालना है, तो अगर L यहाँ रह जाए तो रिलेशन आ जाएगा, तो हमको q को L के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो q बराबर होता है Ne फॉर्मूला Ne/t, यानी हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? n का। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कुल इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे आयतन से गुणा कर दिए I × v/t। आयतन कोई आयतन है आपका, तो इस आयतन को तोड़ दिए, n बराबर गुना a को a × l, v को तोड़ दिए I × e/t। L/t दिख गया, जिसको हम लिख दिए vde। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया I बराबर NaE × vd। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि दिक्कत रहेगा तो बताइएगा आप लोग। अब हम निकालते हैं किसमें? धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेग के संबंध।
धारा घनत्व तथा ड्रिफ्ट वेग में संबंध। धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेग में संबंध मतलब किसके किसके बीच? जे। धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं और ड्रिफ्ट वेग को वीडी के बीच संबंध। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना है। आपको रिलेशन वगैरह दे देता है तो वीडी बराबर कर देना आई बटा एन ए ई। ध्यान रखना है वीडी बराबर ड्रिफ्ट वेग है करंट बटा एन ए ई, करंट बटा एन ए ई। चलो ठीक है, अब रिलेशन दे लेते हैं जरा सा। तो चूंकि जे धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा जे बराबर आई बटा ए होता है। और आई बराबर अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लाए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हो आप लोग। तो आई की जगह रख दें एन ए ई आई इंटू वी डी अब बटा ए। तो ए से ए कट गया तो जे बराबर बना एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया जे बराबर एन ई वी डी। ये हो गया करंट डेंसिटी और किसके बीच? ड्रिफ्ट वेग के बीच संबंध। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। कोई एक संबंध ध्यान रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे फॉर्मूला से, जे बराबर आई बटा ए या आई बराबर जे इंटू ए करके। ठीक है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ध्यान रखना है। वीडी बराबर क्या होता है? आई बटा ए एन ई। और जब आई निकल जाएगा यानी आई बराबर क्या हो गया? एन ए ई इंटू वी डी। और जब आई निकल गया तो हम जे बराबर आई बटा ए कर देंगे, आई का वैल्यू पुट कर देंगे, आपको वीडी और जे में रिलेशन आ जाएगा जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इस पे वेग न्यूमेरिकल देख लेना और हम चलेंगे आगे अगले लेक्चर में।